सो हेलो एवरीवन। क्या हाल है सबके? आजकल क्या बात है, आर्टिकल इतना देखा नहीं जा रहा किसी से। सही नहीं करा रहा हूँ या समझ नहीं आ रहा या अच्छा नहीं लग रहा। यही हो सकती है बात, तो और क्या होगी। कमेंट का आपको करता हूँ, कमेंट आप लोग करते नहीं है, कम ही करते हैं। काफी कम करते हो। चलो कोई ना, सबकी अपनी अपनी तरीका होता है चीजों को लेने का। बाकी हम तो हमारा काम करेंगे ही। जो डिसाइड है, जो तय है, उसके हिसाब से चलेंगे। बाकी आर्टिकल की जो वोकैब है उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया इस वीडियो के अपलोड होने से पहले, ताकि आप अगर कोई लाइव हो या ऑनलाइन हो टेलीग्राम पे तो जाके पहले वोकैब देख लें, ताकि बाद में आप आर्टिकल पढ़े तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। इसीलिए मैं आर्टिकल की वोकैब पहले डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो डिस्क्रिप्शन के अंदर है ही, आप चाहे तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये जो आर्टिकल है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है कि मेरे को इस आर्टिकल को पढ़ाना चाहिए। बट फिर भी जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा काम है, वो तो मैं करूंगा ही। पूरा का पूरा आर्टिकल आप जब टाइम्स ऑफ इंडिया जो मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाओगे तो, मैं श्योर नहीं हूँ बट सेंट्रल विस्टा नाम से मैंने पार्लियामेंट के डिजाइन के ऊपर है ना पूरा आर्टिकल रीड किया था। तो अगर आपको अच्छे से समझना हो इसको पहले कि वो क्या चीज है और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर की क्या पॉलिसी है, वो आज के आर्टिकल में है। और सेंट्रल विस्टा वाला आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चाहे देख सकते हो। वरना हो सका तो उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में भी लगा दूंगा, इस वीडियो के बीच में कहीं। बाकी वो कैब तो है अपने पास, सो देख लेना जाके टेलीग्राम पे। बाकी डिस्कस करते हैं आर्टिकल को पॉइंट टू पॉइंट। देखो आज के आर्टिकल में वो कैब बहुत ज़्यादा शानदार है, ठीक है। और ये वो कैब काफ़ी अच्छी है, तो इसको तो मैं अच्छे से समझाऊंगा भी। देखो, सेटिंग लेगेसीज इन स्टोन, बेसिकली ये फ्रेजेस होते हैं, इनको मतलब आर्टिकल के अंदर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा क्या क्या लेगेसीज का मतलब होता है। जो लेगेसी होती नहीं है क्या, जो मतलब कोई पीछे छोड़ी हुई संपत्ति या कोई चीज ऐसी, वही होती है। उसी के बेसिस पे बात हो रही है कि सेंट्रल विस्टा वाला जो प्लान है उसके ऊपर मोदी जी का क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या पॉलिसीज है, तो उसके बारे में बात होगी। तो व्हाट कुड बी बिहाइंड द सेंटर्स प्लान टू ट्रांसफॉर्म लुटियंस दिल्ली। अब लुटियंस वो बंदा था जिसने पहले जो इंडियन की फ्रीडम के बाद या फ्रीडम से पहले जब कोलकाता से कैपिटल को दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, तो दिल्ली को एज अ कैपिटल के थ्रू डिजाइन करने का काम लुटियंस ने किया था। इसीलिए आप अगर कहीं वर्ल्ड में सुनोगे, चाहे हिंदी का न्यूज़पेपर हो चाहे किसी का ही न्यूज़पेपर हो, मैटर नहीं करता, वहां अगर आप ढंग से कोई बात को सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पता चलेगा कि जो अपना संसद है, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट का पूरा एरिया, उसको ल्यूटन्स कॉलोनी भी बोलते हैं। कॉलोनी नहीं बोलते, ल्यूटन्स की जगह को क्या बोलते हैं, वैसा कुछ बोलते हैं। ऐसा कुछ है, ल्यूटियंस सिटी शायद कह सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। लुटियंस के नाम से फेमस है क्योंकि उसी ने पूरा डिजाइन किया था कि ऐसे ऐसे रोडों के बीच में ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद नाउ मोदी जी हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू पार्लियामेंट, द नेम इज अ सेंट्रल विस्टा। ओके। सो अगर बात करें इसके ऊपर पूरे सुनेरियो की, तो क्या क्या कहना चाहता है, कैसे कैसे बात है, क्या क्या बातें की जा रही है, आप देख सकते हो कि मे बी ये मिरर हो या किसी की फोटो हो। फोटो तो शायद हो नहीं सकती, मतलब मेरे को जिस इमेज को देख के ये फील आ रहा है कि मोदी जी जब मिरर के अंदर देखते हैं तो उनको सिर्फ नेहरू जी के ही पर्सपेक्टिव को, बातों को बार बार दोहराने का मन करता है। ये इमेज ये शो करना चाहती है। आपको इमेज रीडिंग कितनी अच्छी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इमेज रीडिंग को कैसे लेते हो। या तो मोदी जी अपने आप की छवि को नेहरू जी की तरह देखते हैं, एक कंडीशन ये हो सकती है। या मोदी जी जब भी अपने आप को देखते हैं तो उन सारी बातों की याद करते हैं जो नेहरू जी ने की हो, ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। अब ये तो पता चल रहा है ना, ये मोदी जी का फोटो बना के ट्राई किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और ये नेहरू जी है, किसी को पता ही होगा सबको। तो ऐसा कुछ है। तो बाकी हम आर्टिकल को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो आर्टिकल को मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। कुछ समझाने लायक है नहीं आर्टिकल में, बाकी आपको सेंट्रल विस्टा वाला पूरा का पूरा आर्टिकल अगर आपको पढ़ना होगा तभी जाके मेरी बातों को अच्छे से समझना पाओगे। क्योंकि हर बार एक ही एक चीज को रिपीट करने का साइकोलॉजी पर्पस कुछ होता नहीं है। उससे मेरा भी टाइम खराब होता है और उल्टा आपका भी टाइम खराब होगा। जिसने सेंट्रल विस्टा वाला पढ़ रखा है उसको तो ये आर्टिकल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो क्या, वो रीडिंग हैबिट्स के लिए आप देखो, बट इसका ब्रीफ डिस्कशन के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे वाले इस आर्टिकल को पढ़ने की। अगर आपने सेंट्रल विस्टा वाला दे रखा है तो आप अभी बंद करके चले जाओ, आपका कवर है ये आर्टिकल, समझ लो। बट हाँ, अगर आपको वो कैब अच्छी लगती हो, वो कैब के वर्ड्स नए नए जानने की इंटरेस्टेड हो, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बहरहाल डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को पूरे अच्छे तरीके से। देखो क्या कहना चाहता है कि एन एसे इन दिस कॉलम, जो इस कॉलम के अकॉर्डिंग बता रहा है, बाय अ प्रॉपर ऑथर। कौन है ऑथर? जो अश्विन सांगी जी हैं, ऑन द कंट्रोवर्शियल सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान। जो सेंट्रल विस्टा वाला जो रीडेवलपमेंट प्लान है उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि वो जो प्लान है उस पे उस टाइम पे मैंने ये लाइन लिखी थी और अभी भी बता रहा हूँ कि इवोल्यूशन हमेशा क्या होता है, नॉइसी होता है, ऑलवेज नॉइसी। ये एक लाइन है बोलने का तरीका जनरली, जो फरवरी 12 2021 को बताया गया था। उसको ब्रिलियंटली समराइज किया गया है कि द कंपेलिंग ऑफ द नीड ऑफ द अल्टरनेट इंडियन वर्जन ऑफ द वाशिंगटन डीसी आइकॉनिक नेशनल मॉल और ग्रैंडिस कैंपस इलिस इन पेरिस। सबके सिनेरियो को मैच करते हुए उसके रेस्पेक्ट में सेंट्रल विस्टा का प्लान दिया गया है, उसका कॉर्नर स्टोन डिसाइड किया गया है। तो उन सब बातों का सिनेरियो कैच करके सेंट्रल विस्टा के इस प्लान को आगे करने के लिए इसका अल्टरनेट इंडियन वर्जन बनाया है, जो कि उस पार्लियामेंट के ठीक पीछे या ठीक सामने होगा। उसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट को। मैं कोशिश यही करूंगा कि उसकी बात ज्यादा नहीं करूं सेंट्रल विस्टा की, क्योंकि वो पूरा मैंने डिस्कस कर रखा है। बाकी जहां जहां मेरे को जरूरत लगेगी मैं वहां वहां उसकी बात जरूर करूंगा, ठीक है। सो बट वी मस्ट लुक टू द सेंट्रल विस्टा project beyond its proposed architecturally the tourist footfalls. Okay, चार्गन्स अपोजिशन इज कॉल्ड, अब पता ही अपोजिशन की बात कर रहा है तो मतलब कौन कौन से डिस्ट्रेस और फेलिंग हुए हैं, चार्गन्स का मतलब ये होता है। और अपोजिशन इज कॉलिंग इट इज ग्रेटेस्क मॉन्स्टरिटी। अब ग्रेटेस्क मॉन्स्टरिटी का मतलब आप ये समझ लो कि कोई भी रिपल्सिव या अगली सोच या डिस्टोर्टेड करना हो बार बार किसी भी बिल्डिंग या किसी भी थिंग्स के रिलेटेड में, तो अपोजिशन तो अपना काम करेगा ही। तो ग्रेट्स का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज को अगली बता देना या डिस्टोर्टेड कर देना किसी चीज को। और मॉन्स्टरिटी का मतलब होता है किसी बिल्डिंग या थिंग्स के रिस्पेक्ट में उसकी बात करना कि ये चीज तो सही नहीं है। एंड इंडिविजुअल्स पीएम मोदीज एक्स्ट्रावेजेंट इंटेलिजेंस ऑफ मैगनमोलिया। बेसिकली ये जो वर्ड होते हैं ना, इन वर्डों का कोई सारांश होता नहीं है। जो इतने बड़े बड़े वर्ड अभी बीच में आए ना, इंटेलिजेंस विद मेगलोमेनिया, ये सब वर्ड हिस्टोरिकली जो वर्ड्स को कोई बातों को याद करने का तरीका होता है उनके बारे में बताया जा रहा है। एक्स्ट्रावर्ट्स का मतलब आपको पता है कोई बातों को इलेबोरेट करना या खींचना या अच्छे से समझाना उन बातों को। अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी ने इन सब बातों को डिसमिस किया है। किन बातों को डिसमिस किया है? दिस कांग्रेस कैरेक्टरिस्टिक्स आज पेटी फोगिस। पेटी फोगिस का मतलब बेसिकली होता है कि आप किसी चीजों को इंड्यूस कर दो और इम्फेसाइज करके, मतलब ऐसी छोटी मोटी हट, ये कोई बात है क्या, ऐसे करके हटा देना उन बातों को, कोई लॉजिक नहीं, हटाओ ऐसे। दिस इज कॉल्ड द पेटी फिजिंग। ओके, अगर बात करें द प्रोजेक्ट विल फ्रक्टिफाई इन 2024, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है 2024 के आसपास ही फ्रक्टिफाई होगा। फ्रक्टिफाई बेसिकली होता है कि प्रोडक्टिव यानी फील होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रक्टिफाई का मतलब बेसिकली क्यों हो जाएगा 2024 तक, आपको पता है 2024 में चुनाव है, तो हर वो चीज 2024 के हिसाब से डिसाइड हो रही है ताकि उनको चुनाव के अंदर अच्छा मुद्दा बनाया जा सके। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज करती है, ये कोई नई बात नहीं है। मोदी जी भी कोई नई नहीं है। हर पार्टी का एक सिनेरियो होता है इन सब चीजों को करने का और अपना अपना तरीका होता है चीजों के साथ डील करने का। नाउ अगर बात करें सो वोटिंग हिज न्यू आइडिया, बीजेपी पॉलिटिकल बिजनेस मॉडल हैज ऑलवेज बीन alter India gradually and impracticability but make the ultimate change in the spectacular magnitude। कौन सा मैग्नीट्यूड है? मेमोरेबल लाइक द न्यू पार्लियामेंट एनेक्स। अब न्यू पार्लियामेंट का जो एनेक्स है, एनेक्स का बेसिकली मतलब होता है कोई चीज के अंदर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड कर दो। जैसे पार्लियामेंट हमारे पास है बट वी हैव टू बिल्ड अ न्यू सेंट्रल विस्टा पार्लियामेंट, सो दिस इज कॉल्ड द न्यू पार्लियामेंट इज कॉल्ड द एनेक्स ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं।
दिस इज द एनेक्स सिस्टम बोलते हैं। आप किसी चीज में एनेक्स कर दो, आप पढ़ रहे हो साथ में, आपने जीके पढ़ते पढ़ते आपने कहा रीजनिंग कर लेता हूँ, दिस इज योर एनेक्स पॉइंट व्हेन यू स्टार्टेड जीके अलोंग विद द रीजनिंग सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड योर एनेक्स। चले आगे। सो बट वी मे बी मिसिंग दी वुड्स फॉर द ट्री ईयर्स, ये बात तो मैंने उस आर्टिकल के अंदर भी की थी कि वहां पे कम से कम नियर अबाउट आप मानो तो शायद, मैं श्योर नहीं हूं, बट 2000 के आसपास ट्रीज को कट किया जाएगा। मैं श्योर नहीं हूं 2001 कितने हैं, श्योर नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं। मे बी ये 200 या 300 भी हो सकते हैं, बट जितना मेरे को रिमेम्बर है उस वे में बोल रहा हूँ। तो उनकी क्या करेंगे, तो उनका भी उन्होंने अल्टरनेटिव बताया है कि हम उनके जगह नए प्लांट को बिल्ड करेंगे, तो वो अलग बात है। द विस्टाज रियल सिग्निफिकेंस लाइज, क्या लाइज करता है, इन समथिंग विच हैज नॉट यet कैप्चर पब्लिक इमेजिनेशन, जो कि लोगों के इमेजिनेशन में अभी तक कैप्चर नहीं हुआ है। द फ्यूचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया, कहने का मतलब ये होता है कि मोटा मोटी तौर पर मान लो कि आपके घर में कोई ऐसी चीज आप बना रहे हो जिसका फ्यूचर इमेजिनेशन आपके परिवार वालों को अभी नहीं दिख रहा हो, अब पकड़ना बात को, लंबी खींच रहा हूँ बात को, अब पकड़ लेना, लेकिन उस चीज का फ्यूचर इमेजिनेशन आने वाले टाइम में इतना शानदार दिखेगा कि आप खुद यकीन नहीं करोगे कि वाह, अगर उस टाइम वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज हम रो रहे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर इमेजिनेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट विस्टा, जो लोगों को अभी तक इमेजिनेशन में नहीं आ रहा है। क्या क्या नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये आर्टिकल दोबारा आया गया है कि विदाउट वरिंग अबाउट द मैथमेटिकली एग्जीक्यूटिव, former President Pranab Mukherjee had said that India needed 1000 Lok Sabha member of parliament. There was a reason. क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोकसभा का मेंबर बढ़ेंगे तो पार्लियामेंट में सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी तो नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। ये सब मोटा मोटी तौर पर हर बात का लॉजिक है। अगर बात करें 2014 की, जहां मनीष तिवारी जो करंट लोकसभा के एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कैजुअली आस्क मी इफ आई वाज इंटरेस्टेड टू कंटेस्ट द जनरल इलेक्शन, ऑल्दो आई डिड नॉट से अप फ्रंट माई माइंड वाज ऑलरेडी मेड अप, देयर इज एन इंटरेस्ट फॉल्ट लाइन इन इंडियाज इलेक्ट्रोनिक इकोसिस्टम। मतलब जो चुनावी प्रक्रिया उसकी बात कर रहा है वो एक इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का बेसिकली मतलब होता है कि नेचुरल वे ऑफ द कंडीशन है, कि वो एक फॉल्ट लाइन बन चुका है इंडियन इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम का। अगर हम इसके आगे चलने की बात करें, फॉर वन बीइंग ब्रॉट अप बाय अ न्यू अनअम्यूजिंग प्रोफेसर विद हम्बल मिडिल क्लास वैल्यूज, क्या है, विच मींट द फ्रेजल पॉकेट मनी, रूल्ड आउट हो चुकी है फॉर मी द यूजिंग द पैरेलल इकोनॉमी टू फंड एंड कैंपेन ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक वे ऑफ द आइटम के अकॉर्डिंग उसका एक्सपेंडिचर को शो किया जाए, जिससे बात हो रही है। अगर सेकंड कंडीशन हम इसकी बात करें, क्या बात करेंगे, तो सेकंड, अननोन टू मैनी द शीर गवर्नेंस साइज ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन मेक द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टास्क इन हैरिकुलम 1। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं। फॉर इंस्टेंस, ए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स एमपीज एन एवरेज कंस्टिट्यूंसी ऑफ constituency 72,000 people, they have 50 MPs for 68 million population। देखो, पॉपुलेशन के सिनेरियो के रिस्पेक्ट में एमपीज डिसाइड होते हैं। आज अगर किसी गांव में इतनी जनसंख्या है तो उसके हिसाब से वह सरपंच तय होता है। अगर वही एक नगर निगम बन जाएगा, उसके बाद वहां की पॉपुलेशन उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, तो मे भी वहां पे एमएलए बनने स्टार्ट हो जाएंगे और उन एमएलए पे एक एमपी बढ़ेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर इंडिया में आगे, जैसे आपको पता है पॉपुलेशन तो बढ़नी है, क्योंकि हमारे देश में काफी अच्छा काम हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि तो हो ही रही है शानदार, तो सीधी सी बात है एमपी एमएलए में तो इंक्रीमेंट होना ही है। तो उस हिसाब से इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स जो इन्होंने ये वर्ड लिखा है, आपको आई होप आप उस वर्ड को देख पा रहे होंगे। अगर मैं दोबारा मार्कर से उसको हाईलाइट करना चाहूँ आप लोगों के लिए, तो ये लिखा। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करूं तो बेसिकली देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी पार्लियामेंट सिस्टम है उसके अंदर 2 होते हैं, एक तो होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, 2 कंडीशन होती है। तो उन एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही, ठीक है, तो वो ऐसे शो करते हैं, और नहीं, शायद अमेरिका की बात है, शायद वहां होता है हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ब्रिटिश के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, ठीक है, वो ही सबसे बड़ा होता है। उसके हिसाब से जैसे हमारे यहाँ होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, उनके लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और राज्यसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो उनके एग्जाम्पल को देख के थ्रू बताया गया है कि वहां पे इतनी पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में, इतने लोगों के बीच में इतने एमपीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
तो वही कंडीशन अगर हम इंडिया की रिस्पेक्ट में बात करें तो ये इंडिया के बारे में जरूर बताएगा। तो बाय कॉन्ट्रास्ट हिज एवरेज इंडियन लोकसभा काउंटर पार्ट हैज स्टैगरिंग 20 to 25 लाख पीपुल पर कॉन्स्टिट्यूंसी, ऑलमोस्ट 35 टाइम्स मोर, उससे भी 35 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इस बातों को पूरा लिया जाए तो क्या है कि नाउ वेदर वन, अगर एक कोई है जो फिश को अच्छा करता है, ये कोई एग्जांपल है, अच्छा सा बहुत शानदार एग्जांपल है, चिप्स एंड पनीर पराठा, ह्यूमन बींग्स हैव द सेम टाइप ऑफ स्पेस बैंडविड्थ। ठीक है, इवन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आ गया ना, पीक्स इन द कॉन्स्टिट्यूटिव साइज ऑफ 5 लाख सिंस 1952, ऑन एवरेज कॉन्स्टिट्यूंसी साइज एज ए बैलून 4 टाइम्स। ये भी कॉन्स्टिट्यूंसली देखे, संविधान के रूप में देखे और प्रक्रिया के रूप में देखे तो ये भी बढ़ता जा रहा है। If voters are usually discontinued and disillusioned with their Lok Sabha's MP, if there is a hardly surprising, that's why the frequent lamentation. क्या we never see our MP after they win, the MP has to attend parliament session and pay obsession to their royal excellency in Delhi Darbar and travel and star campaign in other state. मेरे हिसाब से आपको भी ये बात पूरी समझ में आ गई होगी जो मैं कहने इस बात आर्टिकल को पढ़ा है मैंने यहाँ तक, इस पैराग्राफ को। कोई भी अगर एमपी एमएलए जीता तो वो ऐसा तो नहीं है कि जीत गया अब बस घर बैठ गया, वो जाके दिल्ली दरबार के अंदर अपनी सिटी की बातों को बताएगा। तो कंटिन्यूटी तो बनती है ना उसकी पार्लियामेंट माने की, अगर वहां सीट ही नहीं होगी तो वो कहाँ बैठेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में बात है, कोई ज्यादा सीरियस बात है नहीं। चलो आगे चलते हैं। No wonder anti-incumbency is an intrinsic character of Indian election unless one of the charismatic personality like Modi, Pawar, Kamalnath, and the popular dynasty brand name like Gandhi's Rahul was still defeated in Amethi. अगर आप देखो राहुल अमेठी में हारने के बाद भी अगर पार्लियामेंट में अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट वेज में, तो सीधी सी बात है सीटों को तो बढ़ाना पड़ेगा। जो हाईलाइटेड पर्सनैलिटी है उनकी बात हो रही है। वन मोस्ट इंडीड द क्वेश्चन द ओपेक सिलेक्शन क्राइटेरिया टू चूज द सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन और कंपनी में द प्रोजेक्ट लाइली इन्वायरमेंटल कॉस्ट, जो इन्वायरमेंटल इसका कॉस्ट और इट्स होमोजीनियस बजटरी एलोकेशन ऑफ द टाइम ऑफ इनॉर्मस ह्यूमन माइजरी फॉलोइंग द डिवास्टिंग कोरोना वायरस। इन सब की बातों को लेके बात कर रहा है इन्वायरमेंटल और कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में। अगर बात करें हम इंडिया कल्चर इलाइट की, जो फील्स करता है अपने आप में एक स्टैंडर्डली शॉर्ट चेंज बाय द बीजेपी डिसमिस दैट देयर इज अ हैबिचुअल prosperity to get their knickers in a twist. Actually, Modi is once again assiduously beating the bullet of the oceanic transformation of Indian politics. देखो मोदी जी आपको बताया कि रिस्क लेने में नहीं डरते, तो वो काफी शानदार तरीकों से जानते हैं किन चीजों के साथ मेरे को कैसे कैसे डील करनी है। अगर बात करें हम इसके आगे आगे बात करें अगर आगे मैं बात करूं तो ही इज लाइकली टू पुश द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, ठीक है, पेंडिंग सिंस 1971 बिसाइड क्रिएटिंग एन हिस्टोरिक मार्कर दैट विल फार आउटलिव हिम एंड गिव हिज अ न्यू आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि वो मोदी जी का काम है वो करते हैं काफी शानदार। इट विल आल्सो बी द परमानेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंट्रेसमेंट पेनिट्रेशन ऑफ मोदीज लेगेसी, जो कि उनकी जो लेगेसी है चीजों को बताने का तरीका। इट विल बी द डीप इन द सॉइल ऑफ इंडियाज कैपेसिटी सिटी वंस रूल्ड बाय मुगल एम्पायर एंड द ब्रिटिश राज, जो कि बेसिकली बताना ये चाह रहा है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर को जो आज भी आप देख लो, कुछ ऐसे वेरियस एग्जांपल आप देख सकते हो जिनमें अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में या तो ब्रिटिश राज आता है या मुगल एम्पायर आता है। जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई है, कोई भी एग्जांपल ले लो, लाइक कुतुब मीनार ले लो, चाहे पार्लियामेंट ले लो, चाहे हमारा या इंडिया गेट ले लो, गेटवे ऑफ इंडिया ले लो, कुछ भी ले लो, अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बिल्डिंग नेशन की बात करते हैं, बिल्ड बनाने वाली कंपनी की बात की जाती है। तो यही मोदी जी की लेगेसी है कि जब आत्मनिर्भर भारत के थ्रू अगर किसी भारत के अंदर बनी हुई किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप एक बार मन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की बात करके तो देखो, आप खुद बोल दोगे कि ये लेगेसी किसको रिप्रेजेंट करती है। ये बात ये आर्टिकल कह रहा है। अगर मैं इसके आगे बात करूं, द हिंदू हेरिटेज सम्राट वुड हैव इंश्योर comeuppance just as in a post 1947 become the Nirvana area of the Congress illusion BJP will have the Modi narrative to future generation। ठीक है,
अगर मैं बात करूं आगे, तो मोदीज पेनचेट फॉर द रिस्क टेकिंग एंड अपोज टू कांग्रेस ग्रेजुएट इंक्रीमेंटलिज्म इज टर्निंग आउट टू पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। पेनचेट का मतलब बेसिकली होता है कि कोई एक ऐसी हैबिचुअल और स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, मतलब समझ रहे हो आप, कोई चीज को मतलब एक फील आता है, होता है ना कि अब रिस्क लेने से मोदी जी नहीं डरते, तो क्या दिक्कत है, चल ले दो। तो वो उनका एक पेनचेट है। पेनचेट का मतलब बेसिकली होता है कोई चीज को हैबिचुअली, कि रिस्क लेने से मैं नहीं डरता, तो दिस इज माय पेनचेट। अगर आप पढ़ने से मतलब आपकी हैबिट है, एक हैबिचुअल लाइकिंग है आपको, तो यू आर ए पेनचेट पर्सन। दिस इज कॉल्ड द पेनचेट। A new expression India is a preferred to bold and decision making. Nothing else can explain why Indian tolerate gigantic goof-ups. अब जो बातें हो रही है, गिगांटिक का मतलब गिगांटिक हो गया, जाइंट हो गया, ये सब वर्ड होते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के बोलने वाले वर्ड होते हैं। गिगांटिक हो गया या जाइंट वर्ड हो गया। और गुफअप्स का मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसी मिस्टेक जो कि एक हाई लेवल पे की गई हो। तो गिगांटिक और गुफअप्स, ये दो वर्ड आपको वहां दिख रहे होंगे। तो गिगांटिक और गुफअप्स का बेसिकली मीन यही है कि एक हाई लेवल पे इतनी घटिया लेवल की मिस्टेक उसको बता रहा है, जो कि अपोजिशन और इंडिया के जो अदर जो कंडीशन है वो टॉलरेट करते हैं। किन किन बातों को जो है आपके सामने, डीमोनेटाइजेशन, काफी लोग इसको गलत बताते हैं, ठीक है, जीएसटी एक्सक्यूशन, लॉकडाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज राइट कॉल। बट सब चीजों को अगर आप उनको अगर सबको अगर बेवकूफी बताते हो डिसीजन को, तो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोडक्ट है वो एकदम राइट कॉल है अभी की कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। अगर मैं आगे बात करूं तो अपोजिशन पार्टीज वर फ्लूमॉक्स्ड। फ्लूमॉक्स का बेसिकली वो खुद अपने आप में कंफ्यूज है कि मोदी जी कल्ट क्रिएटिंग फैटिस में फाइंड द अनअप्लाइबल गूगल गूगली, जो गूगली डालते हैं मोदी जी, मोदी विल बी जस्टिफाइड इज अ प्रो डेमोक्रेसी बैक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट, जो कि जरूरी है। रैपिडली इंक्रीजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनली साइज बढ़ रही है जो एमपीज एमएलए की, उनको लोकल गवर्नेंस की, पुअर वोटर टर्नआउट की, और एंटी इनकम्बेंसी ग्रोसली इनएडुकेट सर्विसिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पेरेटिव। तो बातों को अगर सही पूरी तरह ठहराया जाए और एंड में इस पूरे सिनेरियो को मैं एक बात में समअप करने की कोशिश करूं, तो अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर इज अ वेरी नीड टू इंक्रीज ओवर पार्लियामेंट स्ट्रेंथ विद द बिल्डिंग नेशन कंपनीज। अगर पूरे सिनेरियो के साथ साथ मैं अलग अलग बातों को बात करूं और फाइनल वर्ड्स के इस आर्टिकल के पूरे सिनेरियो पे आ जाऊं, तो वो यही कहना चाहता है कि अ न्यू एस्पिरेशन इंडिया प्रीफर द बोल्ड डिसीजन मेकर्स, नथिंग एल्स कैन एक्सप्लेन व्हाई इंडियंस टॉलरेट gigantic goof ups such as demonetization, GST exclusion, lockdown, unemployment, etc. But the Central Vista project is a right call. आई होप मैं आपको समझाने में काफी कारगर रहा हूँगा। बाकी आर्टिकल की vocab आपको पीडीएफ के अंदर पड़ी है, आप देख लीजिए यार। चैनल को ग्रो करवाओ, चैनल में अभी इंप्रूवमेंट आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रखा है। आर्टिकल भी आप लोग पता नहीं शाम को कैसे देखते हो, जबकि आपको मॉर्निंग में देखना चाहिए। 12 बजे से पहले पहले आप देख लीजिए कर, आर्टिकल ज्यादा जरूरी है। हो सकता है किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो तो वो बाद में देखते हो, बट रेगुलर वे में देखिए। कुछ लोग थे जो मेरे साथ शुरू शुरू में बहुत जोश में जुड़े थे और आर्टिकल को भी रेगुलर, फिर वो धीरे धीरे ढीले पड़ गए, हल्के पड़ गए। तो आप भी ऐसा मत कीजिएगा, चीजों को हैबिचुअल डाल लीजिए, बिकॉज यू आर ए पेनचेट पर्सन। हैबिचुअल में डालना जरूरी है चीजों को। विदाउट हैबिचुअल चीजें थोड़े दिन अच्छी लगती है, उसके बाद बोरिंग, फिर छोड़ना और फिर एकदम खत्म होने के कगार पर आ जाती है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप आर्टिकल्स को रेगुलर देखेंगे और चैनल को बढ़ाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट मेरे को हमेशा चाहिए। तो आप अगर चाहे तो सोशल मीडिया हैंडल पर किसी भी आर्टिकल के एक वीडियो को आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए कुछ अच्छा है, तो आप जाके अपने हिसाब से इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे वे में आप चाहें। बाकी कोई भी पर्सनल क्वेरी, पर्सनल मैसेज, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आस्क करना हो, तो आप सिंपली मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैंने भी काफियों को किया है जो मेरे को कभी कभी कमेंट में कहते हैं कि सर हमें ये बात पूछनी है, तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। बट चैनल भी आपका है, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू बिल्ड